रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप खड़ी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। अमोदिता रजनी को हिलाते हुए कहती है, माँ क्या सोच रही हो तुम? बताओ ना माँ, टोटका कैसे तोड़ा जाता है? टोटका कैसे तोड़ा जाता है वो मैं तुझे रात में बताऊंगी। आज रात 3 बजे तैयार रहना। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा आसान होता है टोटका करना, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है टोटका तोड़ना। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है और डरते हुए कहती है, माँ तुम मुझे डरा रही हो ना? रजनी अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं क्या तुझे कोई भूत नहीं लगती हूँ जो तुझे डराऊंगी? मैं तो तुझे सच्चाई से वाकिफ करवा रही हूँ, समझी? इस तरफ युग और कछुआ रोंका मुचा गांव पहुंच गए थे। अमोदिता ने जो मेडिसिन कायर के लिए बताई थी वो उन दोनों ने ले ली थी। वो लोग वापस से बंगला मुडा गांव जा रहे थे। वो अभी रोंका मुचा घाट पर पहुंचे ही थे कि तभी कछुआ का फोन बजने लग जाता है। कछुआ अपना फोन उठाते हुए कहता है, हेलो, क्या? अरे कैसे? जैसे जैसे कछुआ बात करते जा रहा था उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते जा रहे थे। उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई थी और गम में तब्दील हो गई थी। कछुआ फोन पर बात करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे गांव में ही हूँ मैं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में। हाँ आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर कछुआ फोन काट देता है। जैसे ही कछुआ फोन रखता है, युग फटाक से पूछता है, क्या हुआ कछुए? बड़ा परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? कछुआ परेशान होते हुए कहता है, यार कुछ ठीक ही तो नहीं है, दादी की तबीयत खराब हो गई है, उनको लेकर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मेहंदी पथार। क्या कहा? दादी की तबीयत खराब हो गई? पर कैसे? पता नहीं यार, माँ बता रही है कि रात से ही ठीक नहीं थी और अब ज्यादा खराब हो गई है। तुझे तो पता ही है दादी की हालत नाजुक है, कभी भी अलविदा कह सकती हैं। अच्छा ठीक है, तू ज्यादा परेशान मत हो और ज्यादा कुछ मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। मेरी कुछ जरूरत पड़े तो बता देना। अभी तू दादी को हॉस्पिटल लेकर जा, जल्दी से जल्दी। हाँ मैं निकलता हूँ। इतना कहकर कछुआ अपने घर जाने के लिए वहां से निकल जाता है। कछुए के जाने के बाद युग अकेले ही किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। नदी के पास 3-4 लोग थे जो नदी पार कर रहे थे। युग ने अभी नदी में अपना पहला कदम ही रखा था कि तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, अरे ओ युग बाबू। युग लड़की की आवाज सुनकर जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। उसे वो आवाज जानी पहचानी लगती है। युग बड़बड़ाने लग जाता है, ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। अरे हाँ, ये आवाज तो यामिनी की है। इतना कहकर युग पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नदी के किनारे पर कुछ ही दूरी पर यामिनी खड़ी हुई थी, जिसने अपने दोनों हाथ में महसीर मछली पकड़ी हुई थी जो उसके हाथ की कोहनी तक आ रही थी। वहीं पर उसने मछली की दुकान लगाई हुई थी जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी ताजा मछली रखी हुई थी जिसे वो बेच रही थी। यामिनी युग को अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाते हुए कहती है, अरे ओ युग बाबू, जरा यहाँ पर तो आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? हमसे बिना मिले ही चले जाएंगे क्या? युग यामिनी की आवाज सुनकर अपने कदम रोक ही नहीं पाता और बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम यामिनी के पास बढ़ाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी की आवाज उसे उसकी ओर खींच रही थी। युग यामिनी के पास जाकर उससे हैरानी के साथ पूछता है, यामिनी तुम यहाँ पर? यामिनी हंसते हुए कहती है, ये मेरा ही तो बसेरा है युग बाबू, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो कहाँ पर रहूंगी? युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, उसी दिन तो बताया था तुमने कि तुम रोंका मुचा घाट पर रहती हो। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसे मत भूले युग बाबू आप हमें, हम कोई मामूली लड़की नहीं है जिसे आप यूं ही भूल जाएं। हम तो वो हैं जिसे आप जन्मों जन्म तक याद रखेंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। यामिनी युग को मछली दिखाते हुए कहती है, ये लीजिए युग बाबू, मछली खाइए, अभी अभी भूंजी है हमने। यामिनी की मछली की दुकान के पास ही एक सिगड़ी जल रही थी जिसमें यामिनी ने वो दोनों मछलियों को भूंजा था। उसी सिगड़ी के अंदर अभी भी 2-3 मछलियां भूंजने को रखी हुई थी। युग मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। क्यों, आपको भूख नहीं लगी? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना युग बाबू? यामिनी की बात सुनकर युग हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी को कैसे पता था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, ये आपका जो चेहरा पीला पड़ गया है ना, उससे कोई भी बता देगा कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जरा चेहरा देखिए अपना, कितना सिकुड़ गया है। युग सोचने लग जाता है कि वो भुंजी हुई मछली खाए या नहीं।
युग कुछ फैसला कर पाता उससे पहले ही यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे बाबू ज्यादा सोचिए मत, मैंने इसमें कोई मोहिनी नहीं मिलाई है। यामिनी को किसी को वश में करने के लिए मोहिनी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका रूप रंग ही काफी है। युग फिर सोचने लग जाता है, ये यामिनी को मोहिनी देने के बारे में कैसे पता, ये वही सब बातें क्यों बोल रही है जो ग्रेवयार्ड कोठी में हुई है। यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, बाबू आप फिर सोच में डूब गए, आप ना बड़ा सोचते हैं, इंसान को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वरना उसके बाल पक जाते हैं। इतना कहकर यामिनी युग के हाथों में एक मछली पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए पकड़िए इसे वरना ठंडी हो जाएगी। भूजी मछली गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है वरना इसका स्वाद नहीं आता है। युग वो मछली पकड़ लेता है और वहीं पर जूट की रस्सी की एक कुर्सी बनी हुई थी जिसके ऊपर वो बैठ जाता है। युग जैसे ही मछली का पहला कौर खाता है उसके टेस्ट में खो जाता है। उसने आज तक इतनी टेस्टी मछली इससे पहले कभी नहीं खाई थी। युग मछली का अगला कौर खाते हुए कहता है, ये मछली तो बहुत टेस्टी है, मसाले ना डले होने के बावजूद इसका स्वाद लाजवाब है। यामिनी अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, टेस्टी क्यों नहीं होगी युग बाबू, मैंने इतने प्यार से जो भूंजी है वो भी सिर्फ आपके लिए। क्या कहा तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं युग जी, आप मछली खाइए ना। इतना कहकर सिगड़ी में भूंज रही मछली को यामिनी पलटने लग जाती है। युग वापस से मछली खाना शुरू कर देता है। युग मछली खा ही रहा था कि मछली खाते खाते उसकी नजर यामिनी के जूड़े में लगे कमल के फूल पर पड़ती है। जब वो उस कमल के फूल को देखता है तो उसे याद आता है कि उस रात जब उसने यामिनी के जूड़े में लगे कमल के फूल की खुशबू सूंघी थी तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। युग बौखलाहट के साथ कहता है, यामिनी उस रात क्या हुआ था? यामिनी अनजान बनते हुए कहती है, आप किस रात की बात कर रहे हैं युग बाबू? अरे वही रात जो तुमने और मैंने साथ में गुजारी थी। यामिनी शर्माते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं युग बाबू आप, हमने कहा आपके साथ कोई भी रात बिताई थी। अरे तुम भूल गई, उस रात तुमने मुझे किश्नोई नदी पार करवाई थी जब नदी उफान में थी, उसमें बहुत पानी भर गया था। अच्छा तो ये बोलिए ना, नदी पार करवाई थी, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि रात गुजारी थी? आपको रात गुजारने का मतलब नहीं पता क्या? अच्छा हुआ यहाँ आसपास कोई है नहीं, वरना कोई सुन लेता तो आपको नहीं पता मेरी कितनी बदनामी होती। आपका तो कुछ नहीं जाता क्योंकि आप तो एक लड़के हैं और शहर से आए हैं, सारे ताने जली कुटी तो मुझे ही सुननी पड़ती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। युग चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी तुम ना अब छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ और ये बताओ उस रात क्या हुआ था जब मैंने कमल के फूल की खुशबू सूंघी थी, उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, युग बाबू उस रात ना कमल के फूल की खुशबू सूंघने के बाद आप ना बेहोश हो गए थे। मैं तो बहुत घबरा गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर याद आया कि आपने बताया था कि आप ग्रेवयार्ड कोठी में रहते हैं, मैंने सोचा वहीं पर ले जाना ठीक होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आपको जैसे तैसे उठाया और ग्रेवयार्ड कोठी के पास दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया? पर क्यों? तुम मुझे कोठी के अंदर क्यों नहीं ले गई? अरे युग बाबू कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें आप पर भरोसा है, आपके दोस्तों पर नहीं। क्या पता कब किसकी नीयत बिगड़ जाए। जब हम आपको लेकर दरवाजे के पास पहुंचे थे ना, तो बाहर तक आपके दोस्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो किसी कार्यक्रम को लेकर बात कर रहे थे। हम तो समझ गए थे कि वो किस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दरवाजा खटखटाया और वहां से चलते बने। वैसे भी शराब पीकर तो इंसान अपना आपा खो ही देता है। युग को कुछ हद तक यामिनी की सारी बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर तभी उसे उसके सीने पर लगे नाखून के खरोचों की याद आई और वो फिर बौखलाहट के साथ पूछने लगा, ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुमने मेरी शर्ट क्यों खोली थी और मेरे सीने पर खरोच के निशान कैसे थे? यामिनी धीरे से कहती है, युग बाबू मैंने ना आपकी शर्ट आपके साथ संभोग करने के लिए खोली थी। यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह गया था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस वक्त युग का चेहरा देखने लायक था, उसके तोते उड़ गए थे। यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू मैं ना मजाक कर रही थी, आप तो सच ही समझ बैठे। मैं क्या आपको बिल्ली दिखती हूँ जो आपको नोचूंगी? तो फिर तुम ही बताओ मेरे सीने पर खरोच के निशान कैसे आए? आपकी जान बचाने के चक्कर में। उस रात जब आप बेहोश हो गए थे ना, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कहीं आपको दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया, इसलिए यही सोचकर मैंने आपकी शर्ट के बटन खोल दिए और आपका सीना मलने लगी, और सीना मलते मलते ही मेरे नाखून आपके सीने में लग गए। अब क्या करूं,
लड़की हूं ना, तो नाखून तो लंबे होंगे ही। लंबे नाखून का बड़ा शौक है मुझे। युग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। काफी हद तक यामिनी ने उसे उसकी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। युग मछली खा ही रहा था कि तभी वो खांसने लग जाता है। यामिनी के पास ही एक सुराही रखी हुई थी और वो उसका पानी एक मिट्टी के गिलास में निकालती है और युग को देते हुए कहती है, ये लीजिए युग बाबू, पानी पी लीजिए। युग पानी पीने लग जाता है। युग पानी पी ही रहा था कि तभी उसे पानी देखकर याद आता है कि कल रात यामिनी उसे एक कुएं के अंदर दिखी थी। उसका मन करता है कि वो यामिनी से पूछे क्या वो रात में कुएं के पास थी, पर अगले ही पल वो अपने मन को मार देता है। सोचता है नहीं, वो मेरा वहम ही होगा, भला यामिनी कुएं के अंदर कैसे हो सकती है। कुछ ही देर में युग ने मछली खाकर खत्म कर ली थी और वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था। युग अभी कुर्सी पर से उठा ही था कि तभी यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अच्छा तो जा रहे हैं आप युग बाबू? हाँ, तो एक काम कीजिए ना, अपने दोस्तों के लिए भी मछली लेकर जाइए ना, वो भी तो बेचारे सुबह से भूखे हैं। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी में हैं? अरे युग बाबू, अब आप 13 साल बाद यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादा वक्त बिता रहे होंगे ना। और वैसे भी कौन होगा जो अकेले उस ग्रेवयार्ड कोठी में रहना चाहेगा। युग फिर हक्का बक्का रह जाता है। युग कुछ कह पाता उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, अब आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता कि आप 13 साल बाद यहाँ पर आए हैं? तो ये बात मुझे क्या, रोंका मुचा और बंगला मुडा गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि ग्रेवयार्ड कोठी में जो लेखक बाबू रहते थे उनका बेटा आया है और उसने कोठी को फिर से खोल दिया है। इतना कहकर यामिनी गर्मा गर्म 3-4 मछलियां सिकड़ी में से निकालती है, उसे पत्तों में लपेटकर एक पॉलीथीन के अंदर भरकर युग को दे देती है। युग अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। यामिनी युग को हाथों से इशारा करते हुए कहती है, अरे ओ बाबू, फिर सोच में डूब गए? आप ना बहुत सोचते हैं, अब ज्यादा मत सोचिए और इन मछली के 200 रुपए हुए फटाफट दे दीजिए। युग अपने पर्स में से पैसे निकालता है और यामिनी को दे देता है। युग मछली लेकर वहां से चला जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कायर को होश आ गया था और जब से उसे होश आया था वो अमोदिता का नाम ही बड़बड़ाया जा रहा था। अभिमन्यु उसे समझा समझा कर थक गया था कि वो अमोदिता का नाम ना ले, पर वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। कायर अमोदिता का नाम जपते हुए कहता है, कहाँ है, कहाँ पर है मेरी अमोदिता? वो अभी यहीं पर तो थी, कहाँ चली गई? अभिमन्यु उसे समझाते हुए कहता है, यार कायर, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अमोदिता तेरी कैसे हो सकती है? तेरी तो बिंदु है ना, भूल गया तू? बिंदु से प्यार करता है, तेरी बिंदु। बिंदु नहीं, अमोदिता। मैं अमोदिता से प्यार करता हूँ। अरे मेरे दोस्त, तू अमोदिता से नहीं बिंदु से प्यार करता है। और याद कर बचपन के दिन, बचपन से अमोदिता तो युग पर लाइन मारती है ना, बस युग ही उसे भाव नहीं देता था। तो फिर तू ही बता अमोदिता तेरी कैसे हो सकती है? अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी कायर का फोन बजने लग जाता है। आमी जे तुम्हार, शुधु जे तुम्हार, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। रिंगटोन सुनकर ही अभिमन्यु समझ जाता है कि जरूर बिंदु का ही फोन होगा। वो सोचने लग जाता है कि फोन कैसे उठाए। यदि बिंदु ने उससे कायर के बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। गए थे। अमोदिता ने जो मेडिसिन कायर के लिए बताई थी वो उन दोनों ने ले ली थी। वो लोग वापस से बंगला रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप खड़ी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में। कायर अमोदिता का नाम बड़बड़ाते हुए कहता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, मेरी प्यारी अमोदिता। अभिमन्यु कायर के मुंह से फिर से अमोदिता का नाम सुनकर कुछ सोचते हुए कहता है,
यार, ये कायर को किसी ने अमोदिता के नाम की मोहिनी तो नहीं दे दी? अभिमन्यु की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है कि कहीं अभिमन्यु युग के सामने उसकी पोल न खोल दे, क्योंकि अभिमन्यु को सब पता था कि गांव में क्या क्या होता था। युग हैरानी के साथ कहता है, ये मोहिनी क्या होती है यार, कोई लड़की वड़की है क्या? अभिमन्यु कहता है, ये मोहिनी कोई लड़की वड़की नहीं है, बल्कि एक प्रकार का। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ फटाक से बीच में बोल पड़ता है, यार तुझे मोहिनी नहीं पता? यहाँ गांव में तो मोहिनी देना आम बात है। अपने बंगला मुडा और रौंका मुचा गांव में तो सबसे ज्यादा दी जाती है। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूं ना। अभिमन्यु बता ना यार, क्या है ये मोहिनी? अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार ये जो मोहिनी है ना, ये एक प्रकार से टोना होता है। जब किसी को अपने वश में करना हो तब ये किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें किसी के बाल के साथ, नाखून के साथ या खाने में कुछ मिलाकर दिया जाता है। पर इसका मेन मकसद सिर्फ एक होता है और वो है वश में करना। इसे मोहिनी देना कहा जाता है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी कायर फिर बड़बड़ाने लग जाता है, अमोदिता, अमोदिता, मेरी जान अमोदिता। अभिमन्यु अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, वो तुझे तो पता ही होगा, एक बार असुरों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था और सब राक्षसों को अपने वश में कर लिया था। तभी से लोग अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए मोहिनी साधना का प्रयोग करते हैं। इसमें कलवा मोहिनी साधना, विश्व मोहिनी साधना, तेल मोहिनी साधना और भी कई साधना होती है। कछुआ अमोदिता को घूरते हुए कहता है, पर यार एक बात समझ में नहीं आई, ये कायर अमोदिता का नाम क्यों बड़बड़ा रहा है? कायर को अमोदिता के नाम की मोहिनी किसने दी होगी और क्यों? अपना नाम सुनकर अमोदिता बहुत घबरा गई थी। उसके हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। वो उन्हें अपनी बातों में उलझाते हुए कहती है, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? भला आज के जमाने में थोड़ी ये सब होता है। युग जी, ये दोनों तो गांव वाले हैं, पर आप तो शहर से आए हैं ना, तो इन दोनों की बातों पर यकीन मत करना। कछुआ झट से कहता है, तो फिर तुम ही बता दो अमोदिता कि कायर क्यों तुम्हारा नाम बड़बड़ाया जा रहा है? अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि जरूर पिछली रात कायर ने कोई ऐसा सपना देखा होगा जिसमें मैं रही होंगी और मेरी जान खतरे में रही होगी। वही सपना कायर के दिमाग में रह गया होगा और वो मेरा नाम बड़बड़ाया जा रहा है। जो मेंटली कमजोर और इमोशनल होते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि नींद खुलने के बाद भी वो उनका नाम बड़बड़ाते रहते हैं, पर कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाता है। अमोदिता की बात सुनकर युग को सपने की याद आने लग जाती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ निर्वस्त्र अवस्था में रहता है और प्यार भरी बातें करता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि वो अमोदिता को अपने सपने के बारे में बताए। हो सकता है कि अमोदिता उसके सपने का कुछ तोड़ निकाल सके, पर अगले ही पल उसका मन बदल जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं अमोदिता उसके बारे में क्या सोचेगी कि युग जी कैसी कैसी बातें करते हैं। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, ये कायर तो बिंदु को प्यार करता है, तो इसे तुम्हारे सपने कैसे आ सकते हैं? अमोदिता कछुए पर चिढ़ते हुए कहती है, अब वो मुझे क्या पता, सपनों पर थोड़ी किसी का बस चलता है। भूलो मत कि हम चारों बचपन में साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हो सकता है कि बचपन की कोई बात याद आ गई हो और अब मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मुझे कायर का चेकअप करने दो। इतना कहकर अमोदिता कायर के पास जाती है और नाटक से उसके हाथ की नब्ज चेक करते हुए कहती है, नब्ज तो ठीक चल रही है, हो सकता है जो मैंने कहा था वही हुआ होगा। जब अमोदिता कायर का हाथ पकड़ती है तो जैसे कायर के बदन में एक बिजली सी कौंध जाती है और वो अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, तुम आ गई अमोदिता। इतना कहकर कायर अमोदिता के नजदीक जाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे फिर से पकड़ते हुए कहता है, अबे कहाँ चिपक रहा है, दूर हट अमोदिता से, काबू रख अपने आप पर। अमोदिता घबरा जाती है, उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो अपना हाथ कायर के माथे पर फेरते हुए कहती है, कायर, मैं ठीक हूँ। कायर देखो मेरी तरफ, भूल जाओ अपने सपने को और अब आराम करो, सो जाओ कायर, सो जाओ। जैसे ही अमोदिता कायर के सिर पर हाथ फेरती है और उसे सोने को बोलती है, कायर अमोदिता अमोदिता बड़बड़ाते हुए ही वापस बिस्तर पर लेटने लग जाता है और सो जाता है। अभिमन्यु, कछुआ और युग ये तीनों ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, जब से हम सोने को बोल रहे थे तब तो नहीं सोया, अमोदिता के हाथ फेरते ही फट से सो गया।
युग हंसते हुए कहता है यही तो जादू होता है लड़कियों के हाथों में बेटा, मैन विल बी मैन। अमोदिता अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए कहती है, युग जी मैं ना आपको एक मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप ना उसे कायर को दे देना, उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना कभी कभी सपनों का असर देर तक रहता है। युग अपना मोबाइल चेक करते हुए कहता है, हाँ ठीक है अमोदिता, ले आऊंगा ये मेडिसिन में। बेड के पास ही एक शर्ट पैंट रखी हुई थी। कछुआ उसे उठाता है और उसकी स्मेल लेते हुए कहता है, यार युग ये तेरे कपड़ों में से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तू इन्हें धोता नहीं है क्या? युग उन कपड़ों को देखते हुए कहता है, यार धोने के लिए तो निकाले थे, पर कल बहुत काम था तो धोना भूल गया, और इसमें से गंदी स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे ये कपड़े कायर ने पहने हुए थे। भूल गया वो उस दिन बारिश में जब भीग कर आया था तो उसे मैंने अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए थे। कछुआ कहता है, हाँ याद आया, उसी दिन तो पहला कार्यक्रम जमा था, बिंदु ने टेस्टी टेस्टी खाना भी तो भेजा था। जब अमोदिता की नजर उन कपड़ों पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो वही कपड़े थे जिसमें से उसने युग का बाल निकाला था। वो समझ जाती है कि वो कपड़े कायर ने पहने थे, जिस कारण युग की जगह कायर का बाल उसके हाथ लग गया था और टोटका कायर पर हो गया था। अमोदिता वहां की हालत देखकर समझ जाती है कि उसका अब ज्यादा देर वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी अभिमन्यु और कछुआ उससे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं, इसीलिए वो वहां से जाने का मन बना लेती है और युग से इजाजत लेते हुए कहती है, अच्छा युग जी अब मैं चलती हूँ, माँ ने जल्दी लौटने को बोला था। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है अमोदिता, तुम्हारा थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम तो परेशान ही हो गए थे। इसमें थैंक यू की क्या बात है युग जी, आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं दौड़ी चली आऊंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। अंगूठे के नाखून की बलि देने के कारण अमोदिता लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। ये बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे अमोदिता ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया, और इस पर ये सफेद पट्टी क्यों बंधी हुई है? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो अभिमन्यु चोट लग गई थी। युग भी हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा, चोट लग गई थी, पर कैसे? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, वो क्या है ना युग जी, जब मैं काम कर रही थी तो सिलबट्टे का पत्थर अंगूठे पर गिर गया, उसी से लग गई। कछुआ अंगूठे को देखते हुए कहता है, सिर्फ अंगूठे पर ही चोट लगी उससे, और कहीं नहीं लगी? अमोदिता भिन्नाते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कछुआ, कि हमारा पैर ही टूट जाए? तुम्हारी ना बचपन की आदत अभी तक गई नहीं, बचपन में भी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े रहते थे, और अभी भी हर बात में तुम्हें टांग अड़ानी है अपनी। कछुआ कुछ नहीं कहता, बस शर्म से हंसते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है। अमोदिता वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कायर को अभी तक होश नहीं आया था। युग, कछुआ और अभिमन्यु उसी के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। युग अपने मोबाइल पर अमोदिता का मैसेज देखते हुए कहता है, यार यहाँ आसपास मेडिकल स्टोर कहाँ पर है? कायर के लिए मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, जब होश में आएगा और यदि ठीक नहीं हुआ तो दे देंगे। कछुआ अपने हाथ से राइट साइड इशारा करते हुए कहता है, ये अपना मेहंदी पथार है ना, वहां पर स्टेशन के पास में ही मेडिकल स्टोर है, वहां पर मिल जाएगी ये मेडिसिन। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, मेहंदी पथार? अब मेडिसिन लेने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा यार। कछुआ हंसते हुए कहता है, जाना तो पड़ेगा ही ना, मेडिसिन थोड़ी अमोदिता है कि तूने आवाज लगाई और वो फट से दौड़ी चली आएगी। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु भी हंसने लग जाता है। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि कछुए की बचपन से हर किसी की टांग खींचने की आदत थी। अभिमन्यु कछुए से पूछता है, अरे कछुए, ये एक मेडिकल स्टोर ये अपने रोंका मुचा गांव में भी खुला है ना, अभी 1-2 महीने पहले ही? कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ यार, और ये युग के बड़े पापा दिलीप अंकल ने तो उसका उद्घाटन किया था। वैसे भी गांव में कुछ भी चीज का इनॉग्रेशन हो तो युग के बड़े पापा को ही तो बुलाया जाता है। अभिमन्यु झट से कहता है, बुलाया क्यों नहीं जाएगा, आधे पैसे युग के बड़े पापा भी तो देते हैं पार्टनरशिप के तौर पर। हाँ यार ये भी है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि दिलीप अंकल के पास इतना पैसा आता कहां से है कि इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट करते जाते हैं, कुछ फायदा तो होता नहीं उनका। फायदा कैसे नहीं होता, गांव में उनका इतना सम्मान जो है। भूल मत बेटा, पैसा बोलता है, उनके सामने किसी की जुबान नहीं खोलती। हाँ यार ये भी है, पर मुझे लगता है कि वो हवेली में जरूर कोई ना कोई खजाना गड़ा हुआ है जो उनके हाथ लग गया है। युग तू ना उस खजाने के बारे में पता कर, फिर ये स्टार्टअप खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
इतना पैसा होगा ना तेरे पास, तू पैसे में खेलेगा और साथ में हम भी खेलेंगे। युग परेशान होते हुए कहता है, ये तुम दोनों किस खजाने की बात कर रहे हो और कौन सी हवेली? अभिमन्यु झट से कहता है, यार वही हवेली जिसमें तेरे बड़े पापा दिलीप अंकल रहते हैं। सुना है कई सालों पहले वहां उस हवेली में एक अघोरी रहा करता था जिसने कई सिद्धियां हासिल की थी और उसी की मदद से खजाने का अंबार लगा दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? खजाने का अंबार? अभिमन्यु आगे की बात बताते हुए कहता है, हाँ यार, मैंने सुना है कि वो अघोरी लोगों से गलत काम मतलब टोना टोटका करवाता था और उसके बदले में उन्हें सोना चांदी दिया करता था, पर उसका मेन मकसद कुछ और था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या था उसका मेन मकसद? अभिमन्यु कहता है, मैंने सुना है कि उसका मेन मकसद ये था कि वो यक्षिणी पर काबू करना चाहता था। अभिमन्यु ने अभी इतना ही कहा था कि युग उस पर दूसरा सवाल दाग देता है, और वो यक्षिणी पर काबू करके क्या करना चाहता था? यार देख, जितना हम सबको पता है यक्षिणी के बारे में, उस हिसाब से यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और उसे कोई अभिशाप मिला था जिस कारण वो डायन बन गई थी। तो इस हिसाब से यक्षिणी के पास दैवीय और दैत्य दोनों शक्तियां थी। हो सकता है उन्हीं शक्तियों को हासिल करने के लिए वो अघोरी यक्षिणी पर काबू करना चाहता था, या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं बस सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ, असली बात तो वो अघोरी बता सकता है। युग कुछ सोचते हुए पूछता है, अभी इस वक्त वो अघोरी कहाँ पर है? कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसे तो यक्षिणी ने मार दिया। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी ने अघोरी को भी मार दिया? कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ, दादी ने तो यही बताया था मुझे कि एक पूर्णिमा की रात उस यक्षिणी और अघोरी का आमना सामना हुआ था, जिसके बाद से ही अघोरी किसी को दिखा नहीं। लोगों का मानना है कि उसे यक्षिणी ने मार दिया था और अघोरी के मरने के बाद ही तो तेरे पापा ने जमीन बेचकर वो हवेली खरीदी थी। तुझे पता है, दादी बताती है कि पहले तुम लोग भी बहुत गरीब थे, पर जब से वो हवेली खरीदी थी तब से तुम्हारी किस्मत चमक गई थी। युग ये सब बातें सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि उसे इन सब बातों के बारे में आज से पहले कुछ नहीं पता था। युग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, यार अभी ना तुम दोनों ये सब छोड़ो, वैसे भी मुझे इन खजानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो पैसे अपने दम पर हासिल किए जाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। अभिमन्यु, तू चल मेरे साथ रोंका गांव के मेडिकल स्टोर। अभिमन्यु बेड पर से उठते हुए कहता है, हाँ चल। कछुआ डरते हुए कहता है, यार ये तुम दोनों मुझे इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? अभिमन्यु कायर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अकेले कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? ये कायर है ना तेरे साथ। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, इसका होना ना होना एक समान है। अभी ये तो बेहोश पड़ा हुआ है, पता नहीं किसने इसे मोहिनी दे दी। मैं नहीं रुकने वाला इसके साथ इस ग्रेवयार्ड कोठी में। युग परेशान होते हुए कहता है, कछुए तू ना बड़ा परेशान करता है। एक काम करते हैं अभिमन्यु, तू यहीं पर रुक जा, कछुए तू चल मेरे साथ। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ ये एकदम सही है। अभिमन्यु तू रुक जा यहाँ पर। अभिमन्यु, हाँ रुक जाऊंगा, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। युग और कछुआ वहां से चले जाते हैं। इस तरफ जब अमोदिता अपने घर पर पहुंचती है और रजनी को सब कुछ बताती है कि टोटके का उल्टा असर हो गया है, तो रजनी अमोदिता पर गुस्सा करती है। वो आग बबूला हो जाती है। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुझे युग का बाल लाने के लिए बोला था और तू उस कायर का बाल लेकर आ गई। अमोदिता रोते हुए कहती है, माँ अब मुझे थोड़ी पता था कि युग जी के कपड़े उस कायर ने पहने हुए थे। तुझे कुछ पता ही कहाँ रहता है? पता होता तो यहाँ पर होती क्या? युग के कपड़ों में से बाल लाने की जगह उसके सिर का ही बाल तोड़ लेती। माँ इतना आसान थोड़ी है किसी का बाल तोड़ना, कितना कठिन होता है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे आज तक मैंने किसी का बाल तोड़ा ही नहीं। तू कहे तो मैं लाकर दे दूं तुझे युग का बाल। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, हाँ माँ आप पहले से ही ये कर लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप ही ले आइए ना युग जी का बाल। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, हाँ और युग से शादी भी कर लेती हूँ और उसके साथ शहर भी मैं ही चली जाती हूँ और तू यहीं पर बोझ बनकर बैठी रहे। अपनी माँ का गुस्सा देखकर अमोदिता एकदम चुप हो जाती है। रजनी अभी भी गुस्से से फूले जा रही थी। अमोदिता बड़ी हिम्मत करके रोता हुआ मुंह बनाकर कहती है, माँ प्लीज कुछ कीजिए ना, वो कायर तो मेरा ही नाम बड़बड़ा ही जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर युग जी को समझाया और यदि कल तक कायर नॉर्मल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। कायर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा ही जाएगा
और उससे शादी नहीं करना चाहती। प्लीज माँ कुछ कीजिए। इतना कहकर अमोदिता रोने लगती है। अमोदिता के आंसू देखकर रजनी को उस पर दया आ जाती है। रजनी भले ही कैसी भी थी तो वो एक माँ ही। माँ की ममता जागी जाती है। रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, अच्छा चल ठीक है, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। अब एक ही रास्ता बचा है और वो है हमें टोटका तोड़ना पड़ेगा, तभी तेरा जादू कायर पर से उतरेगा। अमोदिता झट से पूछती है, और वो कैसे तोड़ते हैं माँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। टोटका कैसे तोड़ा जाता है? रजनी अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप खड़ी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। अमोदिता रजनी को हिलाते हुए कहती है, माँ क्या सोच रही हो तुम? बताओ ना माँ, टोटका कैसे तोड़ा जाता है? टोटका कैसे तोड़ा जाता है वो मैं तुझे रात में बताऊंगी। आज रात 3 बजे तैयार रहना। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा आसान होता है टोटका करना, उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है टोटका तोड़ना। रजनी की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है और डरते हुए कहती है, माँ तुम मुझे डरा रही हो ना? रजनी अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं क्या तुझे कोई भूतनी लगती हूँ जो तुझे डराऊंगी? मैं तो तुझे सच्चाई से वाकिफ करवा रही हूँ, समझी? इस तरफ युग और कछुआ रोंका मुचा गांव पहुंच गए थे। अमोदिता ने जो मेडिसिन कायर के लिए बताई थी वो उन दोनों ने ले ली थी। वो लोग वापस से बंगला मुडा गांव जा रहे थे। वो अभी रोंका मुचा घाट पर पहुंचे ही थे कि तभी कछुआ का फोन बजने लग जाता है। कछुआ अपना फोन उठाते हुए कहता है, हेलो, क्या? अरे कैसे? जैसे जैसे कछुआ बात करते जा रहा था उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते जा रहे थे। उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई थी और गम में तब्दील हो गई थी। कछुआ फोन पर बात करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे गांव में ही हूँ मैं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में। हाँ आ रहा हूँ मैं। इतना कहकर कछुआ फोन काट देता है। जैसे ही कछुआ फोन रखता है, युग फटाक से पूछता है, क्या हुआ कछुए, बड़ा परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? कछुआ परेशान होते हुए कहता है, यार कुछ ठीक ही तो नहीं है, दादी की तबीयत खराब हो गई है, उनको लेकर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मेहंदी पथार। क्या कहा? दादी की तबीयत खराब हो गई? पर कैसे? पता नहीं यार, माँ बता रही है कि रात से ही ठीक नहीं थी और अब ज्यादा खराब हो गई है। तुझे तो पता ही है दादी की हालत नाजुक है, कभी भी अलविदा कह सकती हैं। अच्छा ठीक है, तू ज्यादा परेशान मत हो और ज्यादा कुछ मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। मेरी कुछ जरूरत पड़े तो बता देना। अभी तू दादी को हॉस्पिटल लेकर जा, जल्दी से जल्दी। हाँ मैं निकलता हूँ। इतना कहकर कछुआ अपने घर जाने के लिए वहां से निकल जाता है। कछुए के जाने के बाद युग अकेले ही किश्नोई नदी पार करने लग जाता है। नदी के पास 3-4 लोग थे जो नदी पार कर रहे थे। युग ने अभी नदी में अपना पहला कदम ही रखा था कि तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, अरे ओ युग बाबू। युग लड़की की आवाज सुनकर जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। उसे वो आवाज जानी पहचानी लगती है। युग बड़बड़ाने लग जाता है, ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। अरे हाँ, ये आवाज तो यामिनी की है। इतना कहकर युग पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि नदी के किनारे पर कुछ ही दूरी पर यामिनी खड़ी हुई थी, जिसने अपने दोनों हाथ में महसीर मछली पकड़ी हुई थी, जो उसके हाथ की कोहनी तक आ रही थी। वहीं पर उसने मछली की दुकान लगाई हुई थी, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी ताजा मछली रखी हुई थी, जिसे वो बेच रही थी। यामिनी युग को अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाते हुए कहती है, अरे ओ युग बाबू, जरा यहाँ पर तो आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? हमसे बिना मिले ही चले जाएंगे क्या? युग यामिनी की आवाज सुनकर अपने कदम रोक ही नहीं पाता और बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम यामिनी के पास बढ़ाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी की आवाज उसे उसकी ओर खींच रही थी। युग यामिनी के पास जाकर उससे हैरानी के साथ पूछता है, यामिनी तुम यहाँ पर? यामिनी हंसते हुए कहती है, ये मेरा ही तो बसेरा है युग बाबू, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो कहाँ पर रहूंगी? युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
उसी दिन तो बताया था तुमने कि तुम रोंगकामुचा घाट पर रहती हो। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसे मत भूले युग बाबू आप हमें। हम कोई मामूली लड़की नहीं है जिसे आप यूं ही भूल जाएं। हम तो वो हैं जिसे आप जन्मों जन्म तक याद रखेंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। यामिनी युग को मछली दिखाते हुए कहती है, ये लीजिए युग बाबू, मछली खाइए, अभी अभी भूंजी है हमने। यामिनी की मछली की दुकान के पास ही एक सिगड़ी जल रही थी जिसमें यामिनी ने वो दोनों मछलियों को भूंजा था। उसी सिगड़ी के अंदर अभी भी 2-3 मछलियां भूंजने को रखी हुई थी। युग मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। क्यों, आपको भूख नहीं लगी? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना युग बाबू? यामिनी की बात सुनकर युग हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी को कैसे पता था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, ये आपका जो चेहरा पीला पड़ गया है ना, उससे कोई भी बता देगा कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जरा चेहरा देखिए अपना, कितना सिकुड़ गया है। युग सोचने लग जाता है कि वो भुंजी हुई मछली खाए या नहीं। युग कुछ फैसला कर पाता उससे पहले ही यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे बाबू, ज्यादा सोचिए मत, मैंने इसमें कोई मोहिनी नहीं मिलाई है। यामिनी को किसी को वश में करने के लिए मोहिनी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका रूप रंग ही काफी है। युग फिर सोचने लग जाता है, ये यामिनी को मोहिनी देने के बारे में कैसे पता? ये वही सब बातें क्यों बोल रही है जो ग्रेवयार्ड कोठी में हुई है? यामिनी युग को टोकते हुए कहती है, बाबू, आप फिर सोच में डूब गए। आप ना बड़ा सोचते हैं। इंसान को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वरना उसके बाल पक जाते हैं। इतना कहकर यामिनी युग के हाथों में एक मछली पकड़ा देती है और कहती है, ये लीजिए, पकड़िए इसे, वरना ठंडी हो जाएगी। भूजी मछली गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, वरना इसका स्वाद नहीं आता है। युग वो मछली पकड़ लेता है और वहीं पर जूट की रस्सी की एक कुर्सी बनी हुई थी जिसके ऊपर वो बैठ जाता है। युग जैसे ही मछली का पहला कौर खाता है उसके टेस्ट में खो जाता है। उसने आज तक इतनी टेस्टी मछली इससे पहले कभी नहीं खाई थी। युग मछली का अगला कौर खाते हुए कहता है, ये मछली तो बहुत टेस्टी है, मसाले ना डले होने के बावजूद इसका स्वाद लाजवाब है। यामिनी अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, टेस्टी क्यों नहीं होगी युग बाबू? मैंने इतने प्यार से जो भूंजी है वो भी सिर्फ आपके लिए। क्या कहा तुमने? यामिनी बात को बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं युग जी, आप मछली खाइए ना। इतना कहकर सिगड़ी में भूंज रही मछली को यामिनी पलटने लग जाती है। युग वापस से मछली खाना शुरू कर देता है। युग मछली खा ही रहा था कि मछली खाते खाते उसकी नजर यामिनी के जूड़े में लगे कमल के फूल पर पड़ती है। जब वो उस कमल के फूल को देखता है तो उसे याद आता है कि उस रात जब उसने यामिनी के जूड़े में लगे कमल के फूल की खुशबू सूंघी थी तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। युग बौखलाहट के साथ कहता है, यामिनी, उस रात क्या हुआ था? यामिनी अनजान बनते हुए कहती है, आप किस रात की बात कर रहे हैं युग बाबू? अरे वही रात जो तुमने और मैंने साथ में गुजारी थी। यामिनी शर्माते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं युग बाबू आप? हमने कहा आपके साथ कोई भी रात बिताई थी। अरे तुम भूल गई, उस रात तुमने मुझे किश्नोई नदी पार करवाई थी जब नदी उफान में थी, उसमें बहुत पानी भर गया था। अच्छा तो ये बोलिए ना, नदी पार करवाई थी, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि रात गुजारी थी? आपको रात गुजारने का मतलब नहीं पता क्या? अच्छा हुआ यहाँ आसपास कोई है नहीं, वरना कोई सुन लेता तो आपको नहीं पता मेरी कितनी बदनामी होती। आपका तो कुछ नहीं जाता क्योंकि आप तो एक लड़के हैं और शहर से आए हैं। सारे ताने जली कुटी तो मुझे ही सुननी पड़ती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। युग चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी, तुम ना अब छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ और ये बताओ उस रात क्या हुआ था? जब मैंने कमल के फूल की खुशबू सूंघी थी उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, युग बाबू, उस रात ना कमल के फूल की खुशबू सूंघने के बाद आप ना बेहोश हो गए थे। मैं तो बहुत घबरा गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर याद आया कि आपने बताया था कि आप ग्रेवयार्ड कोठी में रहते हैं। मैंने सोचा वहीं पर ले जाना ठीक होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आपको जैसे तैसे उठाया और ग्रेवयार्ड कोठी के पास दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया? पर क्यों? तुम मुझे कोठी के अंदर क्यों नहीं ले गई? अरे युग बाबू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें आप पर भरोसा है, आपके दोस्तों पर नहीं। क्या पता कब किसकी नीयत बिगड़ जाए। जब हम आपको लेकर दरवाजे के पास पहुंचे थे ना, तो बाहर तक आपके दोस्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो किसी कार्यक्रम को लेकर बात कर रहे थे।
हम तो समझ गए थे कि वो किस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दरवाजा खटखटाया और वहां से चलते बने। वैसे भी शराब पीकर तो इंसान अपना आपा खो ही देता है। युग को कुछ हद तक यामिनी की सारी बातें बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर तभी उसे उसके सीने पर लगे नाखून के खरोंचों की याद आई और वो फिर बौखलाहट के साथ पूछने लगा, ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुमने मेरी शर्ट क्यों खोली थी और मेरे सीने पर खरोंच के निशान कैसे थे? यामिनी धीरे से कहती है, युग बाबू, मैंने ना आपकी शर्ट आपके साथ संभोग करने के लिए खोली थी। यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस वक्त युग का चेहरा देखने लायक था, उसके तोते उड़ गए थे। यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू, मैं ना मजाक कर रही थी, आप तो सच ही समझ बैठे। मैं क्या आपको बिल्ली दिखती हूँ जो आपको नोचूंगी? तो फिर तुम ही बताओ, मेरे सीने पर खरोंच के निशान कैसे आए? आपकी जान बचाने के चक्कर में। उस रात जब आप बेहोश हो गए थे ना, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कहीं आपको दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया, इसलिए यही सोचकर मैंने आपकी शर्ट के बटन खोल दिए और आपका सीना मलने लगी। और सीना मलते मलते ही मेरे नाखून आपके सीने में लग गए। अब क्या करूं, लड़की हूं ना, तो नाखून तो लंबे होंगे ही। लंबे नाखून का बड़ा शौक है मुझे। युग की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। काफी हद तक यामिनी ने उसे उसकी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था। युग मछली खा ही रहा था कि तभी वो खांसने लग जाता है। यामिनी के पास ही एक सुराही रखी हुई थी और वो उसका पानी एक मिट्टी के गिलास में निकालती है और युग को देते हुए कहती है, ये लीजिए युग बाबू, पानी पी लीजिए। युग पानी पीने लग जाता है। युग पानी पी ही रहा था कि तभी उसे पानी देखकर याद आता है कि कल रात यामिनी उसे एक कुएं के अंदर दिखी थी। उसका मन करता है कि वो यामिनी से पूछे क्या वो रात में कुएं के पास थी, पर अगले ही पल वो अपने मन को मार देता है। सोचता है, नहीं, वो मेरा वहम ही होगा। भला यामिनी कुएं के अंदर कैसे हो सकती है? कुछ ही देर में युग ने मछली खाकर खत्म कर ली थी और वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था। युग अभी कुर्सी पर से उठा ही था कि तभी यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, अच्छा तो जा रहे हैं आप युग बाबू? हाँ, तो एक काम कीजिए ना, अपने दोस्तों के लिए भी मछली लेकर जाइए ना, वो भी तो बेचारे सुबह से भूखे हैं। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी में हैं? अरे युग बाबू, अब आप 13 साल बाद यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादा वक्त बिता रहे होंगे ना। और वैसे भी कौन होगा जो अकेले उस ग्रेवयार्ड कोठी में रहना चाहेगा? युग फिर हक्का बक्का रह जाता है। युग कुछ कह पाता उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, अब आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता कि आप 13 साल बाद यहाँ पर आए हैं? तो ये बात मुझे क्या, रोंका मुचा और बंगला मुडा गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि ग्रेवयार्ड कोठी में जो लेखक बाबू रहते थे उनका बेटा आया है और उसने कोठी को फिर से खोल दिया है। इतना कहकर यामिनी गर्मा गर्म 3-4 मछलियां सिकड़ी में से निकालती है, उसे पत्तों में लपेटकर एक पॉलीथीन के अंदर भरकर युग को दे देती है। युग अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। यामिनी युग को हाथों से इशारा करते हुए कहती है, अरे ओ बाबू, फिर सोच में डूब गए? आप ना बहुत सोचते हैं, अब ज्यादा मत सोचिए और इन मछली के 200 रुपए हुए फटाफट दे दीजिए। युग अपने पर्स में से पैसे निकालता है और यामिनी को दे देता है। युग मछली लेकर वहां से चला जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कायर को होश आ गया था और जब से उसे होश आया था वो अमोदिता का नाम ही बड़बड़ाया जा रहा था। अभिमन्यु उसे समझा समझा कर थक गया था कि वो अमोदिता का नाम ना ले, पर वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। कायर अमोदिता का नाम जपते हुए कहता है, कहाँ है, कहाँ पर है मेरी अमोदिता? वो अभी यहीं पर तो थी, कहाँ चली गई? अभिमन्यु उसे समझाते हुए कहता है, यार कायर, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अमोदिता तेरी कैसे हो सकती है? तेरी तो बिंदु है ना, भूल गया तू? बिंदु से प्यार करता है, तेरी बिंदु। बिंदु नहीं, अमोदिता। मैं अमोदिता से प्यार करता हूँ। अरे मेरे दोस्त, तू अमोदिता से नहीं बिंदु से प्यार करता है। और याद कर बचपन के दिन, बचपन से अमोदिता तो युग पर लाइन मारती है ना, बस युग ही उसे भाव नहीं देता था। तो फिर तू ही बता अमोदिता तेरी कैसे हो सकती है? अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी कायर का फोन बजने लग जाता है। आमी जे तुम्हार, शुधु जे तुम्हार, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, होके फना। रिंगटोन सुनकर ही अभिमन्यु समझ जाता है कि जरूर बिंदु का ही फोन होगा। वो सोचने लग जाता है कि फोन कैसे उठाए। यदि बिंदु ने उससे कायर के बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी
की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। डियर लिसनर्स, आने वाला एपिसोड कायर का फोन लगातार बजे जा रहा था और अभिमन्यु की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन कैसे उठाए और बिंदु को क्या जवाब दे। अभिमन्यु कुछ फैसला कर पाता उससे पहले ही वहां पर युग आ जाता है। जब युग कमरे के अंदर घुसता है और देखता है कि कायर का फोन बज रहा है तो वो उसका फोन उठाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, ये तू क्या कर रहा है? जब से फोन बज रहा है तो उसे उठा क्यों नहीं रहा है? ये तेरे हाथ के पास ही तो रखा हुआ है। इतना कहकर युग फोन उठाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुक जा मेरे भाई, फोन मत उठा। अभिमन्यु युग को रोक पाता उससे पहले ही युग फोन उठा लेता है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये क्या किया युग, तूने बिंदु का फोन क्यों उठा लिया? मैं जब से इसलिए नहीं उठा रहा था कि बिंदु सुबह से 2-3 बार कॉल कर चुकी है और हर बार वो कायर के बारे में ही पूछती है। मैं बहुत टाल चुका हूँ पर अब समझ नहीं आता क्या बोलूं, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। युग परेशान होते हुए कहता है, अब क्या करूं यार, फोन तो उठा लिया, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा वरना उसको टेंशन हो जाएगी, वो समझ जाएगी कुछ न कुछ गड़बड़ है। फोन के अंदर से बिंदु की आवाज आती है, हेलो कायर, तुम्हें कुछ बोलबे कि ना बोलबे? युग अभिमन्यु को फोन देते हुए कहता है, मैं तो बात नहीं कर रहा यार, तू ही कर। अभिमन्यु वापस से युग को फोन थमाते हुए कहता है, ना बाबा ना, मैं तो नहीं करने वाला, सुबह से बहुत झूठ बोल चुका हूँ, अब और नहीं बोल सकता। बिंदु की फिर फोन के अंदर से आवाज आती है, तुम्हें कुछ ही बोलछे ना के नो? युग कांपते हुए कहता है, हेलो, हाँ बिंदु बोलो। फोन के अंदर से हैरानी के साथ बिंदु की आवाज सुनाई देती है, कायर ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, ये इतनी भारी क्यों लग रही है? मैं कायर नहीं युग बोल रहा हूँ बिंदु। अच्छा युग तुम हो, तो फिर कायर कहाँ पर है? वो बिंदु, कायर तो वॉशरूम में है। क्या कहा, वॉशरूम में? वो आज दिन भर से वॉशरूम में ही है क्या? अभी कुछ देर पहले अभिमन्यु ने फोन उठाया था, वो भी यही कह रहा था कि कायर वॉशरूम में है। युग सोचने लग जाता है कि वो क्या जवाब दे, तभी वो झट से कहता है, वो क्या है ना, रात को उसने कुछ खराब खा लिया था, इसलिए उसका पेट खराब हो गया, इसलिए सुबह से ही वो वॉशरूम के चक्कर लगा रहा है। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, जब वो आए तो उससे मेरी बात कराना। युग फटाक से पूछता है, उससे तुम्हें कुछ जरूरी काम था क्या? काम तो नहीं, पर कुछ बात करनी थी। अरे वही तो पूछ रहा हूँ बिंदु, क्या बात करनी है? कुछ देर रुककर बिंदु धीरे से कहती है, तुम उसे बताओगे तो नहीं ना? अरे नहीं बताऊंगा, तुम बेफिक्र होकर बोलो। वैसे मुझे कायर से कुछ काम नहीं था, बस उसकी याद आ रही थी। क्या कहा? याद आ रही थी? ओए होए, क्या बात है? हाँ वो क्या है ना, मेरी कायर से रोज किसी न किसी बहाने से बात होती रहती है, पर आज सुबह से कुछ बात नहीं हुई तो बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए सोचा उससे बात कर लूं। पर कायर के सामने तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि उसके सामने तो तुम उसी की बेइज्जती करती रहती हो, उसे घास तक नहीं डालती। वो उसकी भलाई के लिए युग, तुमने देखा है ना, वो कुछ काम नहीं करता, बस दिन भर बैठकर शायरियां लिखता रहता है। अब उसे कौन समझाए कि शायरी लिखने से दिल तो भर जाता है पर पेट नहीं भरता। जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, ऐसे लाइफ आगे नहीं बढ़ती। युग कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, काश ये चीज मेरे मम्मी पापा को भी पता होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं हो रही होती। मतलब? युग बात को पलटते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ कायर से जब वो आता है। अच्छा मैं रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ ठीक है, जल्दी बात करवाना। युग फोन कट कर देता है। जैसे ही युग फोन कट करता है, कायर की फिर बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है, अमोदिता, मेरी अमोदिता कहाँ पर है? मेरी अमोदिता, मुझे उससे शादी करनी है, बुलाओ मेरी अमोदिता को। अभिमन्यु अपने हाथों से कायर का मुंह बंद करते हुए कहता है, चुप हो जा अमोदिता के दीवाने, रुक जा, करवा रहा हूँ तेरी अमोदिता से शादी। युग कायर को देखते हुए कहता है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? तुझे ठीक लग रहा है क्या? लग तो नहीं रहा। अच्छा हुआ मैं मेडिसिन ले आया, इसे जल्दी से खिला देते हैं। इतना कहकर युग मछली वाली पॉलीथीन टेबल पर रखता है और अपनी शर्ट की पॉकेट में से मेडिसिन निकालकर अभिमन्यु को दे देता है। अभिमन्यु कायर को वो मेडिसिन जैसे तैसे खिला देता है और कुछ ही देर में कायर सो जाता है। अभिमन्यु और युग कायर को सुलाने के बाद अभी आराम कर ही रहे थे कि तभी अभिमन्यु की नजर टेबल पर पड़ी पॉलीथीन पर पड़ती है। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है,
इस पॉलीथीन के अंदर क्या है? अरे इसके अंदर भुंजी हुई मछली है। क्या कहा? भुंजी हुई मछली? ये कहाँ मिल गई तुझे? अरे ये अपना रोंग का मुचा घाट है ना, वहीं पर मिली। यामिनी बेच रही थी गर्मा गर्म तो मैं ले आया। अभिमन्यु युग के मजे लेते हुए कहता है, तुझे बड़ी यामिनी मिलती है, कभी कुएं के पास तो कभी घाट के पास। मुझे भी मिला, जरा मैं भी देखूं कौन है यामिनी जिसने हमारे युग की एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी भाभी को भुला दिया है। अभिमन्यु की बात सुनकर युग का चेहरा उतर जाता है और वो नाराजगी के साथ कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। मैंने कहा ना तुझे शालिनी को भाभी मत बोला कर, हमारा बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। हाँ भाई नहीं बोलूंगा, वैसे भी अब शालिनी की जगह यामिनी जो मिल गई है तुझे, अब तो यामिनी ही मेरी भाभी बनेगी। युग अभिमन्यु को आंख दिखाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, शालिनी अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, पर उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं ले सकती। ऐसा क्यों? आखिर क्या था शालिनी में ऐसा जो किसी और में नहीं है? ब्रेकअप हो गया है तो उसे भूल क्यों नहीं जाता? जिंदगी में आगे बढ़। युग अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता अभिमन्यु। फर्स्ट लव इज योर लास्ट लव। अगर उसके बाद कुछ होता भी है तो वो सिर्फ समझौता है और कुछ नहीं। यार तू ना बातें मत घुमा, ये बता कि आखिर हुआ क्या था तुम्हारे बीच, किस बात को लेकर ब्रेकअप हो गया था? यार अभी ना मैं कुछ नहीं बताना चाहता, जब तूने ना शालिनी का जिक्र करके मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया है। युग अभिमन्यु से बातें कर ही रहा था कि तभी अभिमन्यु के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था, इस पूर्णिमा को करेंगे उपाय, होगा ग्रहों का दोष दूर। जैसे जैसे अभिमन्यु नोटिफिकेशन पढ़ते जा रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। अभिमन्यु नोटिफिकेशन पढ़ते हुए कहता है, अरे शिट, ये कैसे हो गया? युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ, ये तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? कैसी गड़बड़? यार मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लग रहा था कि पूर्णिमा 3 दिन बाद है, पर वो 3 दिन बाद नहीं बल्कि कल ही है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? हाँ यार मुझे भी अभी पता चला, पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। आज से पहले हर पूर्णिमा और अमावस्या की डेट याद रहती थी, पर इस बार गलती हो गई। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है ये पता लगाने के लिए कि यक्षिणी इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है या नहीं, और यदि है तो किस कमरे में। हाँ यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक तो वैसे ही ये कायर की ऐसी हालत है और अब यक्षिणी के बारे में भी आज रात को ही पता करना है। प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जा रही है यार। अभिमन्यु तू ही बता कैसे पता लगाएंगे यक्षिणी के बारे में? जरा सोचने दे यार मुझे, अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। सोच ले, हमारे पास बस रात तक का ही वक्त है, उससे पहले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यदि यक्षिणी ने किसी को अपना शिकार बना लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मैं सोचता हूँ कुछ, तू फिक्र मत कर। रात हो चुकी थी और रात के 12 बजे थे। अमोदिता और रजनी तहखाने में बैठी हुई थी। दोनों के सामने ही एक यंत्र बना हुआ था जिसके अंदर एक गोला था और उसके अंदर स्टार के तीनों कोनों पर एक एक आटे के दिए बने हुए रखे थे जो जले हुए नहीं थे। रजनी और अमोदिता वहां पर करीब 1 घंटे से बैठी हुई थी। जब से रजनी वहां पर आई थी उसने कुछ नहीं बोला था, बस वो अपनी तंत्र मंत्र यंत्र किताब के पेज पलटाए जा रही थी। एक गहरा सन्नाटा तहखाने के अंदर छाया हुआ था। अमोदिता सन्नाटे को तोड़ते हुए कहती है, माँ आप कुछ बोलोगी भी या नहीं, या फिर रात भर बस इस किताब के पेज पलटाते रहोगी? रजनी अमोदिता की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभी भी बस किताब के पेज पलटाए जा रही थी। अमोदिता फिर रजनी पर दबाव बनाते हुए कहती है, माँ मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ ना कैसे तोड़ते हैं वशीकरण टोटका। रजनी गुस्से से अमोदिता से कहती है, तू कुछ देर चुप बैठेगी? एक तो एक काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से चुप भी नहीं बैठ सकती। रजनी का गुस्सा देखकर अमोदिता चुप हो जाती है। रजनी किताब के पेज पलटा ही रही थी कि तभी वो खुश होते हुए कहती है, मिल गया। अमोदिता झट से पूछती है, क्या मिल गया माँ? वशीकरण तोड़ने का मंत्र। क्या है ना, आज तक मैंने बस वशीकरण किया है, कभी तोड़ा नहीं है, इसीलिए ये मंत्र मुझे ढूंढना पड़ा। तो क्या है माँ वशीकरण तोड़ने का मंत्र, जल्दी बताइए ना। रजनी किताब के पेज पर उंगली फेरते हुए कहती है, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम वज्र कवचाय हुम पीताम्बरे तंत्र बंध नाशय नाशय। इस मंत्र का जाप तुझे पूरे 7 बार करना है। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, बस 7 बार जाप करने से वशीकरण टूट जाएगा? ये तो बहुत आसान है माँ। रजनी अमोदिता को रोकते हुए गुस्से से कहती है, रुक जा नालायक लड़की, तुझे ना हर काम की जल्दी रहती है।
पहले मेरी बात तो पूरी सुन लिया कर। भूल गई सुबह मैंने तुझे क्या बोला था? टोटका करना जितना आसान होता है उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है उसे तोड़ना। मैंने तुझे टोटका तोड़ने का बस अभी मंत्र बताया है, ये नहीं बताया है कि टोटका कैसे तोड़ा जाता है। अमोदिता का चेहरा उतर जाता है और वो उखड़े हुए स्वर में कहती है, तो फिर कैसे तोड़ा जाता है माँ टोटका? देख, मैं तुझे समझाती हूँ। जिस प्रकार किसी को वश में करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी प्रकार वशीकरण तोड़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हमने जो वशीकरण किया था वो था बाल के जरिए वशीकरण, जिसमें हल्दी की गांठ का उपयोग किया गया था। अब टोटका तोड़ने के लिए तुझे उस गांठ में से कायर का बाल निकालना होगा और किश्नोई नदी में प्रवाहित करना होगा। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हो माँ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस गांठ को तुम्हें चौराहे पर फेंक कर आ गई थी ना कल, वो मैं कहाँ से लाऊंगी? वहीं से जहाँ पर फेंका था। माँ आप भी ना पता नहीं कैसी बातें करती हैं। भला वो गांठ अभी भी वहां पर रखी होगी क्या? हो सकता है कोई कुत्ता उठाकर ले गया हो या किसी इंसान ने चलते चलते लात मारते हुए कहीं ले गया हो। नालायक लड़की, वो टोटका था और कुत्ते कभी टोटके को नहीं छू सकते। भूल मत, कुत्ते आत्माओं को देख सकते हैं, उनके पास भी एक अदृश्य शक्ति होती है बुरी शक्तियों को महसूस करने की। और रही इंसानों की बात, तो भूल मत, ये गांव है, शहर नहीं। अगर किसी ने उस काली पोटली को देख भी लिया होगा तो गलती से भी हाथ लगाने का सोचा भी नहीं होगा, समझी? माँ ये तो बहुत मुश्किल है। तो तुझे क्या काला जादू चूहे बिल्ली का खेल लगा था? इसमें कदम कदम पर खौफ रहता है, समझी? एक और बात याद रखना, ये सब तुझे 3 बजे शुरू करना है और 4 बजे तक खत्म करना है। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ ये सब तो ठीक है, मैं चौराहे पर भी चली जाऊंगी और वो पोटली भी ढूंढ लूंगी, पर किश्नोई नदी में वो ये सब प्रवाहित करना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ जल ही था और अंत के समय में भी सिर्फ जल ही रहेगा, इसलिए इसे जल में प्रवाहित करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें सात्विक और तांत्रिक चीजों में एक समान होती हैं, समझी? पर माँ तुमको पता है ना, कल रात पूर्णिमा है और तुमने ही कहा था यक्षिणी को युगजी ने आजाद कर दिया होगा और वापस गेट पर ताला लगा दिया होगा। अरे पागल, पूर्णिमा तो कल रात है ना, तो तू आज क्यों डर रही है? और वैसे भी तू एक स्त्री है और यक्षिणी भी। एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री के साथ संभोग नहीं करती। उसने आज तक जितनों को भी अपना शिकार बनाया है सब मर्दों को बनाया है और किसी को नहीं, समझी? हाँ समझ गई। चल अब ज्यादा वक्त बर्बाद मत कर, मैंने जो मंत्र बोला था उसका जाप करते हुए ये तीनों दिए जला और टोटका तोड़ने के लिए तैयार हो जा। अमोदिता माचिस से दिया जलाते हुए कहती है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम वज्र कवचाय हुम पितांबरे तंत्र बंध नाशय नाशय। एक तरफ अमोदिता और रजनी टोटका तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ युग और अभिमन्यु यक्षिणी कहाँ पर है इस बारे में पता करे सोच रहे थे। कायर युग के कमरे में सोया हुआ था। युग और अभिमन्यु हॉल में बैठे हुए थे। युग अभिमन्यु से पूछता है, यार तू जब से अपने घर से लौटा है चुपचाप बैठा हुआ है, बता क्यों नहीं रहा है? कैसे पता लगाएंगे यक्षिणी के बारे में कि वो कहाँ पर है और किस कमरे में? यार बता रहा हूँ, पहले 3 तो बज जाने दे। युग दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, यार अभी 3 बजने में आधा घंटा कम है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तूने कहा था रात में बताएगा, बता ना। ठीक है बताता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब में हाथ डालता है और एक छोटी सी घड़ी के आकार का काला बॉक्स निकालता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक काला धागा निकलता है जिसमें हीलिंग क्रिस्टल काले रंग का नुकीला पत्थर बंधा हुआ था जो एक शंकु के आकार का था। युग आंखें बड़ी करते हुए उस चीज को देखते हुए कहता है, ये क्या है? ये तो मुझे किसी पेंडुलम की तरह दिख रहा है। ये पेंडुलम नहीं है युग, इसे डाउनजिंग पेंडुलम कहा जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये डाउनजिंग पेंडुलम क्या होता है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।